लैप्स, हिंदी में व्यापकगत नीति, हड़प की नीति, समझ रहे हैं, हड़प की नीति भी कहते हैं, व्यापकगत नीति कहते हैं हिंदी में। हड़प की नीति को सही तरीके से भारत में इस्तेमाल लॉर्ड डलहौजी ने किया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने किया। लिख लीजिए। समझ जहां कहीं भी नहीं आए जरूर आप लोग पूछिएगा, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करिए। लॉर्ड डलहौजी क्या किया? हड़प की नीति का इस्तेमाल। क्या था हड़प की नीति का इस्तेमाल? देखिए इसके कई ब्रांचेज हैं, इसको कई तरीके से आप देखिएगा, कई कैटेगरी में बांटना, बहुत सामान्य तरीके से हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। हड़प की नीति के तहत जिन राज्यों के अपने स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं होंगे, अर्थात जिस राजा के अपने पुत्र नहीं होंगे, उन्हें गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी चुनने का हक नहीं होगा। समझ आ रहा है? जिन राज्यों के पास अपने स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं हो, उन्हें गोद लिए हुए पुत्र को अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार नहीं होगा। बहुत एक लाइन में सिंपल बात, समझ रहे हैं? इतना स्पष्ट बात करिएगा। तो किसने कहा? डलहौजी ने कहा। क्वेश्चन तो उठेगा, आप सिविल्स की तैयारी करते हैं तो आप भी क्वेश्चन जरूर करें कि देखिए मान लीजिए कि ये मैप है, यहाँ कोई राज्य है, यहाँ कोई राज्य है, यहाँ कोई राज्य है, यहाँ कोई राज्य है, ये कोई राज्य है। मान लीजिए ये ब्रिटिश राज्य है, ठीक है। मान लीजिए ये सतारा का राज्य है, मान लीजिए ये अवध का राज्य है, ठीक है। छोटे छोटे राज्य हैं, कोई झांसी है, कोई कहीं कुछ है। अब यहाँ एक बात आपको समझने की बात है, ये भी राज्य स्वतंत्र है, ये भी राज्य स्वतंत्र है, ये भी अपना स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, ठीक है। जब स्वतंत्र राज्य हैं ही तो इन पर आप कैसे नीति बना सकते? मान लीजिए आज भारत कहे नेपाल से कि ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा। नेपाल तो एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। हो सकता है साइज भारत का बड़ा हो, या चाइना कहे नेपाल से कि तुम्हें ऐसा करना ही होगा। तो कहने का मतलब है सोवरेंटी, संप्रभुता संप्रभुता होती है, चाहे संप्रभुता चाहे छोटा राज्य हो या बड़ा हो, सबके पास संप्रभुता होती है। बात समझ रहे हैं? तो यहां क्वेश्चन आपको ये पूछना है, डलहौजी ने कहा कि जिन देशी राज्यों के पास अपना स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं होगा, उन्हें गोद लेकर उत्तराधिकारी बनाने का हक नहीं होगा। किस हैसियत से? क्वेश्चन उठा, तर्क इन्होंने दिया कि चूंकि इस क्षेत्र के हम बड़े हैं, इसलिए हमारा हक है कि यहां शांति व्यवस्था बनाए रखें, ठीक है। आप बड़े हैं तो इसका मतलब क्या कि छोटे को आप निगल जाएंगे? बहुत सारे क्वेश्चन उठे। निश्चित रूप से इनका कोई तार्किक आधार नहीं था इस तरह का फरमान जारी करने का। फिर भी इन लोगों ने किया, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पूंजीवाद के तहत काम कर रही थी। किसके तहत? और पूंजीवाद का उद्देश्य क्या होता है? लाभ को अधिकतम करना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। लाभ को अधिकतम करना है इन्हें, और जब लाभ को अधिकतम करना है तो उन्हें नैतिक और अनैतिक चीजों को नहीं देखना है। बात समझ रहे हैं? नैतिक और अनैतिक के चक्र से, नैतिक और अनैतिक के जाल से अपने को ऊपर रख रहे थे। जहां फायदा हो वहां उनको इन्वॉल्व होना ही होना था, संलग्न होना था। तो ऐसी स्थिति में
लॉर्ड डलहौजी ने इस तरह का निर्णय दिया और इस निर्णय के तहत सतारा, जैतपुर, बगहट, उदयपुर, इन सारे राज्यों को क्या कर लिया गया? मिला लिया गया। झांसी, इनको जबरन अपने राज्य में मिलाया गया। संबलपुर, बहुत सारे, लंबी ये फरिहस्त है, बहुत लंबी ये कतार है जो डलहौजी के हड़प नीति के तहत किसके अंडर में आ गए? ब्रिटिश सत्ता के, भारत में ब्रिटिश सत्ता के नियंत्रण में ये आ गए। लेकिन एक यहां दिक्कत भी हो गई। दिक्कत ये हो गई कि इन्होंने अवध को भी मिला लिया 1856 में। 1856 में किसको मिला लिया? अवध को। और अवध को मिलाया तो, लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्होंने कहा कि गोद लिया हुआ पुत्र क्या होगा? राजा नहीं बन सकता। वो राज किसके में आ जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दायरे में आ जाएगा। किंतु उनके यहां एक पुत्र जन्म ले लिया था जिसका नाम था बेरजेस कदर। यानी जब इन्होंने टारगेट तो अवध को किया ही था, अवध को ही टारगेट करके इन्हें क्या करना था? हड़प की नीति लानी थी। क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में अब एक वही बचा हुआ था जो बहुत ही फर्टाइल लैंड था। बात समझ रहे हैं? उस एरिया में खाद्यान्न बहुत होता था और उन्हें आवश्यकता थी उस एरिया को डायरेक्ट नियंत्रण में लाने की। लेकिन कुछ कानून बन नहीं पा रहा था, कुछ चीजें आ नहीं पा रही थी, तो कानून ही बना लिया जिनका उत्तराधिकारी नहीं होगा। और उत्तराधिकारी जब ये कानून बनाए, 48 की बात है, तो था नहीं, और 53-54 में एक पुत्र जन्म ले लिया। बात समझ रहे हैं? जिसका नाम है बेरजेस कदर। उसके बाद अवध को जब हड़प ले लिया, विलय किया, तो अवध का विलय इस नीति के तहत तो अब नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको पुत्र नहीं होगा उसी का विलय करेंगे ना। लेकिन यहां तो पुत्र है, तब क्या होगा? प्रतिरोध तो होगा, विद्रोह तो होगा। हुआ भी। बात समझ रहे हैं? इसके बावजूद भी उन लोगों ने लौटाया नहीं। कहा कि नहीं जी, हम 356 लगा रहे हैं, 356 लगा देंगे। क्यों? यहां कुशासन चल रहा है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, कुशासन। आज 356 लगेगा ना। उस समय आपका राज कहीं और है, आपका वो भाग्य भी नहीं है, तो आप वहां शासन ठीक नहीं चल रहा है, तो आप कौन होते हैं? आप आज कहिए कि मान लीजिए कोई कहे, चाइना कहे म्यांमार पर हम वहां कुशासन चल रहा है इसलिए हमारे अंडर में आएगा। लॉजिक है? उनके पास भी लॉजिक नहीं था, लेकिन जबरदस्ती था। क्यों जबरदस्ती था? फिर क्वेश्चन पूछिए, आखिर किस जल्दी में था लॉर्ड डलहौजी जो अवध को या अन्य क्षेत्रों का विलय कर रहा था? हाँ, देखिए, हुआ ये था कि ये बात 1860 के आसपास, 1850 के बाद ये सब बातें आप देख रहे हैं। अमेरिका से कपास की खपत होती थी, और 1840 के बाद लगातार बाद आप देखेंगे कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कहाँ पे? अमेरिका में थोड़ी बहुत बौखलाहट चल रही है, जो 1860s में देखेंगे वहाँ सिविल वार हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि अचानक सिविल वार हो जाएगा, स्थिति पहले से ही खराब चलेगी धीरे धीरे। इस बात को अंग्रेज भाप चुके थे। मोरेवर उनके इंडस्ट्री के लिए भाई कपास अब चाहिए। यही वजह है कि 1818 के बाद, 1818 के बाद या 20 के बाद लगातार देखिए
कि वैसे क्षेत्र पर चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग लगातार कब्जा कर रहे हैं जहां कपास ज्यादा है। आप देखिए 1818 में जब थर्ड एंग्लो मराठा वार होता है, 1818 में हुआ तो 1817 से ही, 1818 में जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है तो उनको अब छोड़ते नहीं है, पूरा क्षेत्र को मिला लिया जाता है। किसको? अंग्रेजी ब्रिटिश राज्य में मिलाया जाता है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी बना दिया जाता है। छोटा सा सतारा का राज्य बना के और प्रताप सिंह को दिया जाता है। किसके? शिवाजी के वंशज के थे, शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दिया जाता है। क्यों? इसलिए दिया जाता है कि मराठा जो सेंटीमेंट है, मराठा जनभावना है, उससे ज्यादा आक्रोशित ना हो जाए, ज्यादा उद्वेलित ना हो जाए। और कहा जा रहा है पेशवा तो मराठा का हिस्सा है भी नहीं, हम तो सीधे सीधे शिवाजी के वंशज को दे दिए, हम तो तुम्हारे लिए अच्छा ही किए, तुम्हारे ग्लोरी को, गौरव को वापस लौटा दिए। बात समझ रहे हैं? वो सतारा का क्षेत्र इस समय आके वो भी ले लिया जाता है 1848 1848 में। क्यों लिया जाता है? क्योंकि कुछ भी कर लीजिए कपास चाहिए, कुछ भी कर लीजिए कपास चाहिए। आप देखिए सिंध विजय, सिंध के बारे में देखिए 1843 में साफ साफ कहा जाता है, चार्ल्स नेपियर कहते हैं हमें सिंध को विलय करने का कोई हक नहीं है, अनैतिक काम है, अमानवीय काम है, इतिहास का सबसे क्रूर अमानवीय नीच हरकत होगी, इसके बावजूद भी हम विलय करेंगे। अरे भाई इतना नीच काम भी है, कह भी रहे हैं और विलय कर रहे हैं, क्यों? क्या दर्द है? वही दर्द है कि सिंध का क्षेत्र बहुत फर्टाइल है और वहाँ कपास की खेती ज़्यादा होती है, वहाँ से कपास की भरपाई हो सकती थी, यह था। फिर भी चार्ल्स नेपियर ने क्या किया? विलय किया, ले लिया। तो आप देखिए कि ये इत्तेफाक नहीं है कि इसी समय में पंजाब को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया गया। कपास वाला क्षेत्र पूरा पंजाब जो है अधिकांश पाकिस्तान में ही है ना, कपास के लिए बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। तो आप देखिए पूरी तरीके से कपास वाले क्षेत्र, और हर जगह जब कपास ही होगा तो गेहूं वगैरह तो चाहिए, तो फिर अवध क्यों नहीं लिया जाएगा? मजबूरी होगी ना। कुछ तरीके से समझिए कि आखिर क्यों जल्दी में है हड़प की नीति तक लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी एक व्यक्ति हैं और उनकी एक संस्था के तहत काम करना है, जो उनको निर्देश कहाँ से मिल रहा है? ब्रिटेन से। उसी निर्देश पर उन्हें काम करना है और इंग्लैंड की जरूरतों के हिसाब से यहाँ काम करना है, इसलिए ये जल्दी में दिख रहे हैं। इसके अलावा देखिए लगातार प्रशासनिक खर्च बढ़ रहा है। किसका? 1830 के बाद लगातार प्रशासनिक खर्च बढ़ रहा है और उस खर्च को कटौती करना है, बाहर से आदेश आ रहा है, तो परिणाम क्या होगा? ऐसा नहीं है कि मेरे मन में आ गया और मैं खत्म कर दूंगा। प्रशासनिक खर्च में कटौती करनी है, जहां जहां एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है वहां वहां से क्या करना है? समाप्त कर देना है। किसका? 1818 में पेशवा नाना साहब को हटा दिया गया, मराठा राज्य को खत्म कर दिया गया, सतारा का छोटा सा राज्य बनाया गया और इनको नाना साहब को कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया, एक क्षेत्र देके, और उन्हें कहा गया कि अब आपको एनुअल पेंशन मिलेगा। पेंशन पर जी रहे थे। इसी तरीके से मुगल बादशाह को पेंशन मिल रहा है। अकबर टू का पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय लंदन जा रहे थे, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी डायरिया से, आपको पता ही होगा। राजा अकबर टू ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। और अकबर टू के बाद बहादुर शाह जफर बने थे और बहादुर शाह जफर का पेंशन को एबोलिस्ट कर दिया था। किसने? डलहौजी ने। तो पेंशन, सारे पेंशन को एबोलिस्ट कर दिया, ठीक है। किसका? बहुत सारे जमींदार थे, उनका खत्म। बहादुर शाह जफर थे, उनका खत्म। उसके अलावा कानपुर के बिठूर में जो नाना साहब थे, जिनके सहयोगी तांत्या टोपे,
उनका भी खत्म। तब अब आपको समझ में आया होगा कि नाना साहब क्यों लड़ रहे थे। पारंपरिक अधिकार चाहिए। बहादुर शाह जफर को भी पारंपरिक अधिकार चाहिए। पारंपरिक अधिकार में मुगल बादशाह बनने तक की बात है। मुगल बादशाह बनना भी तो पारंपरिक अधिकार का ही बात है। और उनको पेंशन चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से पेंशन का अंत उस समय की परिस्थितियों के मुताबिक प्रशासनिक बिल बढ़ रहा था। परिणाम ये हुआ कि दबाव है इंग्लैंड से कि खर्च को क्या करो, कम करो। और शुरुआती दौर में इन्हें पेंशन इसलिए अवार्ड किया गया था कि ये विद्रोह कर सकते थे। लेकिन अब ब्रिटिश सत्ता भारत में क्या थी, मजबूत थी। इनके विद्रोह करने से कुछ बिगड़ने वाला उनका नहीं था। अवध का विलय बता ही दिया। ये कुछ राजनीतिक कारण थे जिसके वजह से क्या हुआ, विद्रोह हुआ। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में। तो ये राजनीतिक कारण। दूसरा क्या?